लखीमपुर खीरी में आज देश के राजनीति के 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा तेज है। ईवीएम पर सवाल, नेताओं की भाषा पर विवाद और विदेशी मीडिया में पीएम मोदी का कार्टून। विपक्ष जहां ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग इसे पूरी तरह सुरक्षित बता रहा है। दूसरी ओर नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा भी अब विवाद का विषय बनती जा रही है। जनता का कहना है कि लोकतंत्र में बहस जरूरी है, लेकिन मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीति में विश्वास और शालीनता दोनों कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवि की यह खास रिपोर्ट। एक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहा। साथ ही अमित शाह के लिए भी अपशब्द इस्तेमाल किया। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोलना कहां तक उचित है। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन फिर भी देश का प्रधानमंत्री एक सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए इस तरह के शब्द बोलना कहां तक उचित है। इस समय में हूँ कांग्रेस के जिला कार्यालय में और यहाँ पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि राहुल गांधी द्वारा जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बात कही गई है, आखिर उनका क्या कहना है। तो इस समय में आप पहुंचा हूँ लखीमपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व अध्यक्ष दीपक बाजपेयी जी के पास, और आज का जो एक मुद्दा है राहुल गांधी के द्वारा जो प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को गद्दार कहा गया है, हम उसी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस पर कांग्रेस का क्या व्यू है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और राहुल गांधी ने आज एक रायबरेली में सभा की है, उसमें अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई बार कई परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जाती है और उसके अर्थ के अनर्थ में निकाले जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने देश में एक परंपरा रही है कि लोग वादा खिलाफी करने वालों को भी गद्दार कहते हैं। और जब जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने देश की जनता के साथ, देश के साथ सैकड़ों बार वादा खिलाफी की है। कोई एक बात हो तो मैं गिना दूं, 2014 के चुनाव में जब आए थे तो उनका नारा था कि हमारी सरकार आई तो प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो काला धन वापस लाऊंगा। कहां है? और काला धन वापस आ गया तो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे। कहां है? पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया? इतने दिन आज हो गए, आज तक पता है कहां से है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को बुलाकर के हम अपने हवाई अड्डों की जांच करा देते हैं। आज दुनिया के अंदर देश की स्थिति क्या है? अमेरिका के कहने पर हम पाकिस्तान से युद्ध विराम कर देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं। ट्रंप ने 100 बार कहा कि मेरे आदेश पर युद्ध रुक गया, मेरे आदेश पर युद्ध रुक गया। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री का एक बयान आया, क्या ये देश के साथ वादा खिलाफी नहीं है? क्या देश की जनता के साथ वादा खिलाफी नहीं है? और वादा खिलाफी ही तो गद्दारी की जाती है। तो सम्मानित पद में बैठे हुए व्यक्ति को आपको लगता है इस तरह के शब्द उनके साथ नहीं करना चाहिए? कौन सा व्यक्ति सम्मानित है और कौन सा सम्मानित नहीं है, ये तय करने के अनेक मानक होते हैं। अगर आज का प्रधानमंत्री सम्मानित है तो क्या कल जो प्रधानमंत्री था वो सम्मानित नहीं है? 24 घंटे में 48 बार जवाहरलाल नेहरू को गालियां देना, उनके चरित्र पर लांछन लगाना, उनकी भतीजी और उनकी भांजियों के साथ फोटो वायरल करके उनको अय्याश बताना, वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तब प्रधानमंत्री पद की गरिमा का क्षरण नहीं होता है। जब तक वो कुर्सी पर बैठे तभी बात कि मैं प्रधानमंत्री का पद है, उससे पहले प्रधानमंत्री नहीं था, या वो अमर होकर आए हैं, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जो आप बोलोगे वही आप काटोगे। सर, आज नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्टून बनाया है जिसमें उनको सपेरा और न्यूजिल जैसे पेट्रोल निकलता है उसको सांप के जैसा दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप इस समय देश के साथ में होंगे या हमेशा की तरह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, विपक्ष की भूमिका भी देश के साथ ही होती है और मैं इस चीज की निंदा करता हूं। किसी पर इस तरह से व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष जब कहीं चुनाव हारता है, अभी पिछले दिनों 5 विधानसभा में चुनाव हुए,
तो जहाँ पे वो जीत जाता है वहां पे तो किस तरह का कोई ईवीएम पे आरोप नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पे चुनाव हार जाता है वहां पे आप लोग हमेशा ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हार हुई, सवाल ईवीएम पर नहीं उठ रहे हैं। ईवीएम पर सवाल वहां उठते हैं जहां पर वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव इन्होंने जीता, 100 सीटों पर जबरदस्ती सेंट्रल फोर्सेस लगा करके और उनके द्वारा वहां पर आतंक फैला करके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, संविधान का मजाक उड़ाया गया। चुनाव आयोग बिल्कुल उनके नौकर की तरह, भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से जबरदस्ती उन्होंने जीता। रही बात ईवीएम की बात करने की, तो मैं एक चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और उनके पूरे नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को भी, गृह मंत्री जी को भी, जो तथाकथित चाणक्य कहे जाते हैं, कि वो कोई भी चुनाव अपनी उपलब्धियों के नाम पर क्यों नहीं लड़ते। हर चुनाव वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्यों लड़ते हैं। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता को, वो 5 मिनट का भाषण दे दे और उसमें 3 शब्दों का प्रयोग न हो। पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इनका प्रयोग करे बगैर उनका कोई भाषण पूरा नहीं होता, उनकी बात पूरी नहीं होती। अगर उन्होंने आज 12 साल उनकी सरकार बने हो चुके हैं, उन्होंने विकास कार्य किए हैं, देश की जनता का दिल जीता है, तो आइए एक चुनाव विकास कार्यों के नाम पर लड़ लीजिए, हिंदू मुसलमान के किनारे कर दीजिए, ले आइए फिर से बैलेट पेपर, लड़ के देख लीजिए, जनता आपको आपका असली चेहरा दिखाने के लिए आपको आईना दिखा देगी। राहुल गांधी आप तो मीडिया से पूरी बात जानते ही हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था जो संविधान पे हमला करते हैं वो गद्दार है, किसी का नाम नहीं लिया था। जो संविधान पे हमला करते हैं उनके लिए कहा था। संविधान से पहले सबसे पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि संविधान की समीक्षा होगी। आज तक उसको किसी ने नहीं, मोहन भागवत की बात को किसी भी प्रधानमंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने, न गृह मंत्री ने, उस बात को किसी ने नहीं कहा था कि समीक्षा होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जो कार्टून मामले के अखबार में बनाया गया है, हमेशा इससे डब्ल्यू जनता के सामने होना। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट में प्रधानमंत्री है हमारे देश के, आप जनता के सामने जाए मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, ये कहना गलत है ना। अभी 2014 में आप देख लीजिए, जब महंगाई सुषमा स्वराज जी लोकसभा सांसद के बाहर बैठी थी, गैस सिलेंडर, तुरैया, लौकी लेके बैठी थी, तब किसी ने भी नहीं, आप उनसे पूछना चाहिए था कि तब उस समय जब 414 का सिलेंडर था तब आप ये बात नहीं, तब आप कहते थे कि महंगाई बढ़ रही। आज 1000 रुपए का सिलेंडर वो भी 10 दिनों के बाद मिलता है। आपने एक बार उनसे बात नहीं पूछी कि अब महंगाई है या नहीं है। आप विदेश में जाएंगे तो आप विदेश में जाएंगे, विदेश का प्रकार है वो अपने हद में रहकर बात करना चाहिए था। उन्होंने जो किया है, वो जो भी किया उन्होंने उसके पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर के ही किया है। सर, ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, क्या कहना चाहिए आपके लिए वोट दिया जाता है जहाँ पे कांग्रेस या कोई भी विपक्ष हार जाता है तो दिया जाता है कि ईवीएम में हैकिंग हैक कर दिया गया है, और जहाँ पे जीत जाता है वहाँ पे इस तरह के कोई सवाल नहीं होते। जैसे अभी केरला में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर टीएमसी हारती है तो वहाँ पे इस तरह के सवाल लगते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है। देखिए, 5 चुनाव हुए बंगाल में, असम में, वहां पे कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस से उनका बंगाल में था, आमने सामने था, वहां इनको 10%, 15%, 20% वोट बढ़ाने पड़े, इनने ईवीएम से बढ़ा लिए। ऐसे असम में कांग्रेस से था, कांग्रेस के नेक टू नेक फाइट थी, इनने वहां पे अपने वोट बढ़ा लिए परसेंटेज में। अब ये केरल में कैसे कर सकते थे? केरल में बिल्कुल 0 है, तमिलनाडु में बिल्कुल 0 है, इनको 1% भी इनका वोट नहीं वहां पे, ये कैसे अपने प्रत्याशी को जिता सकते थे? और इनके दिमाग में चाल है कि ऐसी जगह में मत छेड़िए जहां पे ये 0 है, और जहां ये फाइट में है वहां ये ईवीएम से सेटिंग कर लेते हैं। यही आपने सब जगह देखे, हरियाणा भी यही किया इनने, दिल्ली भी यही किया, मध्य प्रदेश में भी यही किया, राजस्थान में भी यही किया। जहां इनका आमने सामने किसी पार्टी से इनका है,
टकराव वहां ही कर लेते हैं। जहां में 3 पार्टी 4 पार्टी हैं और ये चौथे नंबर में है, चौथे नंबर में ईवीएम से भी कितना ही हद कर लेंगे, 1 नंबर में लाना संभव नहीं है, इसे नहीं कर पाते हैं। बस यही है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार जैसे शब्द करने, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सभी मीडिया के बंधु भी जानते हैं और एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। उन्होंने इस भावना से नहीं कहा गद्दार, उन्होंने जनता के साथ जो इनकी सरकार ने धोखेबाजी की है, वो धोखे को लेकर के गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया। 15 करोड़ का जनधन योजना बताए, खाते में पैसा आएगा, 100 करोड़ की नौकरी देंगे, इतने हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई दौरा कराएंगे। अरे कुछ भी नहीं करा पाया, धोखेबाजी के धोखेबाजी का शब्द का पर्यायवाची गद्दार शब्द कहा गया। इसमें गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को बुरा नहीं मानना चाहिए। धोखा करो, सुधर जाओ भाई। हमारा विपक्ष का आगाह करने का काम है। आगाह किया है आपको, गुस्सा है जनमानस में कि ऐसा नहीं, आक्रोश नहीं जनमानस में इन सब चीजों को लेकर के। क्या एक सम्मानित पद पे जो आदमी बैठा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करना उचित है? भाई देखिए, पद की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है। देश का प्रधानमंत्री 70 सालों में पहली बार हमारा पहला प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है। गांधी का देश से, नेहरू का देश से सदा सत्य बोलो यहां सिखाया गया है। मोदी जी एक भी शब्द सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पद की गरिमा अपने आप गिराते हैं, तो कहेगा बच्चे कहेंगे क्या इनके लिए। सर, नॉर्वे के एक बहुत बड़े अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपेरे की तरह एक कार्टून में प्रस्तुत किया है और नोबेल जिससे पेट्रोल निकालते हैं उसको सांप बताया है। इस पर आप क्या विचार क्या है? देखिए, ये अपना कार्टून का अलग अलग अपना नजरिया है। हमारे समझ से उन्होंने इशारा किया है डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, क्राइसिस और बेन बजाने का अवसर। देखिए, उनका भाषा तो लच्छेदार है ही है, जुमलेबाज भाषण है। तो जिस तरीके से नागिन को लहरा दिया जाता है, वही उसी लहरे पर वो चुनाव जीत जाते हैं। लहरा उनका भाषण का काफी प्रतीक है। लेकिन ऐसा इस समय पद और विपक्ष को एक साथ नहीं आना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर इस तरह की सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए भाई, कर्मों का फल यथायोग है, रिश्वत का बाजार अलग। जो जैसा कर्म करेगा, देश हो या विदेश हो, हर जगह झेलना पड़ेगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी हाल ही में 5 विधानसभा में चुनाव हुए हैं और जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पे ऐसा सरकार का कहना है कि जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पे ईवीएम को कोई दोष नहीं देता, लेकिन जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पे ईवीएम पे हमेशा दोष दिया जाता है। देखिए, हम कहते कांग्रेस ही नहीं दोष दे रही है, गांव में मतदाता दोष दे रहा है। अगर ईवीएम सही है तो इनको बंद कर देने, क्या दिक्कत है? अगर गलत नहीं है तो बंद कर देना ईवीएम। भाई बुलेट पेपर करा लें। भाई निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र कार्यदायी संस्था है, उनको सुनना चाहिए विपक्ष की बात में। ईवीएम जब देखिए तब ईवीएम, एक बार रोक दीजिए ईवीएम को। वो तो कोशिश कर रहे हैं पंचायत के चुनाव टालने की, कोशिश कर रहे हैं पंचायत के चुनाव ईवीएम से कराने की। तो आखिर ईवीएम में कोई मिठास नहीं, कोई उनके नॉलेज में गुणवत्ता नहीं, तो क्यों उसके पीछे पड़े हैं? हम लोग सब चाहते हैं हटा दी जाए ईवीएम। ये भी कहना चाहूंगी कि चुनाव की बात को ये कहते हैं कि जब वो जीत जाते हैं तो नहीं कहते हैं, जब हार जाते हैं तो हमारे पर दोष देते हैं। अगर इनको यही करना है तो ये एक बार क्यों नहीं अपने विकास का ढंढोरा पीटते हैं, पहले से ये सीट क्लियर कर देते हैं कि हमारी इतनी सीट निकलेगी। आखिर कैसे आदमी, कोई जादू तो नहीं है जो अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो कैसे कह देता हम इतने सीटों से जीते हैं, हमारी इतनी सीट निकल रही है गिनती की और उतनी ही सीट निकलती है। अगर इतना ही इनको भरोसा है तो हम तो ये कहते हैं कि अब ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव करा दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा।